बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम चैप्टर नंबर 2 को स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया था और न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हम अर्ली टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं उनमें आपने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि डीएनए आरएनए का डिफरेंस क्या होता है। फिर आपने पढ़ा कि नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। मैंने आपको कल भी इनका डिफरेंस बताया था कि प्यूरीन्स जो होती हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं, पायरिमिडीन्स जो होती हैं वो सिंगल रिंग्ड होती हैं। इनका डिफरेंस आ सकता है। प्यूरीन्स जो होती हैं वो लार्जर बेसिस हैं, पायरिमिडीन्स जो है वो स्मॉलर बेसिस होती हैं। प्यूरीन्स जो हैं उनमें शामिल है एडिनिन और गुआनिन और पायरिमिडीन्स में शामिल है साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। इसके अलावा आखिरी बात मैंने आपको बताई थी कि प्यूरीन्स के अंदर एक डबल रिंग होता है, एक सिंगल रिंग होता है, एक 6 कॉर्नर रिंग, एक 5 कॉर्नर रिंग, जबकि पायरिमिडीन्स के अंदर एक ही रिंग होता है और ये 5 कॉर्नर। हाँ देखें, अगर कभी ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यू आए तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ बेटा कि डीएनए और आरएनए के अंदर प्यूरीन्स में फ़र्क होता है या पायरिमिडीन्स में फ़र्क होता है। आंसर होगा पायरिमिडीन्स, क्योंकि एडिनिन और गुआनिन डीएनए में भी होती है, आरएनए में भी होती है और एक जैसी होती है। पायरिमिडीन्स में आपने देखा कि थायामीन डीएनए में है और यूरासिल आरएनए के अंदर मौजूद होती है। क्लियर? तो आपने इस तरीके से प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स को याद रखना है। इसके बाद देखें नेक्स्ट बेटा, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर के बाद नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास नेक्स्ट है पेंटोज शुगर। ये मैंने आपको कल बताया कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज होती है। दोनों का फ़र्क भी आप देख सकते हैं। कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस आ रहा है। कार्बन नंबर 2 पे नीचे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन हो तो आप कहोगे ये डीऑक्सी राइबोज है, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था C5H10O4। अगर कार्बन नंबर 2 के नीचे हाइड्रोक्सल ऊपर हाइड्रोजन हो, फार्मूला होता है C5H10O5। C5H10O5। तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? राइबोज है। ये क्या है? राइबोज है, C5H10O5। तो ये हमारे पास डीएनए और आरएनए के अंदर शुगर का डिफरेंस हो गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्लाइड, नई स्लाइड आ गई। दो डिफरेंट टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, एक न्यूक्लियोसाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर और न्यूक्लियोटाइड के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो, जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, इसे हम कहते हैं कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक शुगर, कौन सी शुगर होगी? पेंटोज शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अगर आरएनए में है तो राइबोज, अगर डीएनए में है तो डीऑक्सी राइबोज, अलोंग विद द नाइट्रोजनस बेस। यानी दो चीजें हों अगर, देखो ये एक पेंटोज शुगर बनी हुई है, उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक आपको नाइट्रोजनस बेस नजर आ रही है। अगर ये दो चीजें हों तो आप मॉलिक्यूल को नाम देते हो ये न्यूक्लियोसाइड है, टाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है। कि दो चीजें हों, अगर पेंटोज शुगर हो और उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर कोई भी नाइट्रोजनस बेस, कोई एक लगा दें, चाहे एडिनिन लगा दें, चाहे आप गुआनिन लगा दें, चाहे साइटोसिन लगा दें, ठीक है। डीएनए होगा तो थायामीन लगेगी, आरएनए होगा तो यूरासिल, कोई एक लगा दें तो हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं कि हमने कल भी पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक पेंटोज शुगर है, उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर यहां देखें एक नाइट्रोजनस बेस लगी है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा है। अगर इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया कि एक पेंटोज शुगर हो, उसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनस बेस हो और कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप हो, तो आप कहोगे दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। क्या है वो? न्यूक्लियोटाइड। पहला डिफरेंस आपको ये मिल गया दोनों का, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का पहला डिफरेंस आपको मिला कि वहां पर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका फर्क होता है। दूसरी बात, अगर आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस देखो तो न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनकी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ना, वो आगे न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं।
ठीक है, ये क्या बनाते हैं आगे, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन डीएनए या फिर आरएनए बनाएगी, जबकि न्यूक्लियोसाइड की पॉलीमराइजेशन जो है जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल क्या है, तो इनके अप्रोप्रिएट जो है वो 3 डिफरेंसेस बन रहे होते हैं। इधर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड आर नेम्ड यूजिंग द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉलोड बाय द 5 मोनोफॉस्फेट। यानी कि 5th कार्बन के ऊपर अगर आप एक फॉस्फेट लगा दो तो फिर आप कहोगे दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का नाम किसकी बेस पे रखा, न्यूक्लियोसाइड की बेस पे रखा। अगर उसी के साथ 5 कार्बन के ऊपर मोनो का मतलब होता है एक, आप एक फॉस्फेट लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। अगली टेबल जो है वो इसी की आएगी। देखो, नेम ऑफ द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स टेबल बनी है हमारी बुक में। आपने देखा कि आरएनए में 4 तरह की बेसिस हैं। कौन कौन सी, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस को अलग-अलग पेंटोज शुगर के साथ अटैच कर दिया जाए तो जो इसका एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे आप एडिनोसिन कहोगे। और एडिनोसिन क्या है, इसमें पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर भी कौन सी, क्योंकि ये आरएनए का है तो आप कहोगे राइबोज है। और साथ में नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, एडिनिन। तो एडिनिन और राइबोज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे आप न्यूक्लियोसाइड कहते हैं और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होता है, एडिनोसिन होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। एडिनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह से गुआनिन एक नाइट्रोजनस बेस है लेकिन गुआनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह से साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस लेकिन साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है। और साइटिडीन में क्या क्या होगा, एक आपको नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन नजर आएगी प्लस राइबोज शुगर नजर आएगी। इसी तरह से यूरासिल एक नाइट्रोजनस बेस है लेकिन यूरिडीन जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड है। क्लियर, क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो आप न्यूक्लियोसाइड में जो एग्जाम्पल दे सकते हैं वो दे सकते हैं एडिनोसिन की, गुआनोसिन की, साइटिडीन की, यूरिडीन की। ठीक है, अगर आप इनके न्यूक्लियोटाइड देखें, देखो इसी एडिनोसिन के साथ मैं 5th कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब है एक। अगर मैंने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाया, अगर मैं एक लगाऊंगा तो मैं कहूंगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर मैं 5 कार्बन के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप लगाऊंगा तो मैं कहूंगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 3 लगाऊंगा तो मैं उसे कहूंगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे आप एटीपी कहते हैं। क्लियर, तो चाहे एएमपी हो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो, चाहे एडीपी हो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, चाहे एटीपी हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीनों को आप कहोगे कि ये कितने न्यूक्लियोटाइड है, आंसर होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड। फिर फर्क क्या है तीनों में, याद रखिएगा फर्क सिर्फ नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का है। न्यूक्लियोटाइड तीनों एक ही हैं। मैं कहूं पूछ लिया जाए कि एटीपी इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड, आंसर होगा 1। ADP is composed of how many nucleotide, आंसर होगा 1। AMP is composed of how many nucleotide, आंसर है 1। फर्क क्या है, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का है। AMP के अंदर 5th कार्बन पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ADP के ऊपर 2 हैं, ATP के ऊपर 3 हैं, लेकिन हैं ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड तीनों के तीनों। क्लियर, तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। अगर आप गुआनोसिन का न्यूक्लियोटाइड देखोगे तो वो गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन का देखोगे तो साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन का देखोगे तो यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या है, इनके न्यूक्लियोटाइड है। अगर आप डीएनए के आप देखो न्यूक्लियोसाइड
और न्यूक्लियोटाइड, उनको पहचानने का तरीका है क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इस वजह से उनके न्यूक्लियोसाइड के साथ या तो डीऑक्सी लिखा होगा या फिर स्मॉल डी लिखा होगा, जो इंडिकेट करवाएगा डीऑक्सी को। किसको इंडिकेट करवाएगा? डीऑक्सी को इंडिकेट करवा रहा होगा। देखो, अगर नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है, उसका जो न्यूक्लियोसाइड होगा यहां लिखा हुआ है डीऑक्सी एडिनोसिन। वो सिंपल एडिनोसिन था आरएनए का, ये क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन है, डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह से गुआनिन का जो नाइट्रोजनस बेस है, अगर आप उसका न्यूक्लियोसाइड बनाओगे, यानी कि यहां पे जो शुगर होगी वो राइबोज की बजाय डीऑक्सी राइबोज होगी, डीऑक्सी राइबोज अलोंग विद द नाइट्रोजनस बेस। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर हो और उसके साथ एडिनिन अटैच करवा दें तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या बन जाएगी? डीऑक्सी एडिनोसिन, और ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। देखो उस कॉलम के नीचे लिखा। इसी तरह से डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। आगे बात समझ? तो ये डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी गुआनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर मैं इनके न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? इनके 5th कार्बन के ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा दूंगा। देखो ये स्मॉल डी साथ लगा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरी टेबल आपने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की देखी। नेक्स्ट देखें, एएमपी, एडीपी और एटीपी में फर्क यहां पे आया हुआ है। देखो ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है। क्या है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के अंदर अगर आप देखें तो इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये जो नाइट्रोजनस बेस लगी है इसका नाम है एडिनिन। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या लगी है? नाइट्रोजनस बेस लगी है, और कौन सी लगी है? एडिनिन लगी है। कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा है। पहले एक लगा था तो आप उसे मोनोफॉस्फेट कह रहे थे, यानी मैं इसका अगर नाम लिखूं तो मैं कहूंगा एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। जब 2 लग जाते हैं, देखो इन्होंने प्लस लगा के एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच किया हुआ है, जब वो अटैच हो जाएगा तो फिर आप इसे क्या कहोगे? एडिनोसिन 5 डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन 5 डाइफॉस्फेट। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है या डीएनए के हैं? सोचने वाली बात है ना। तो आंसर होगा आरएनए के। कैसे पता चला? कार्बन नंबर 2 ऑफ द पेंटोज शुगर से पता चला। अगर कार्बन नंबर 2 के नीचे हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो हम कहेंगे कि राइबोज है। अगर नीचे हाइड्रोक्सल ना होता, हाइड्रोजन होता, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज। वैसे भी हमें पता चल सकता है। कैसे? क्योंकि हमने कहा डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड आप लिखोगे उसमें स्मॉल डी लाजमी लिखोगे, जो इंडिकेट करवाएगा डीऑक्सी को। मतलब मैं अगर यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बना रहा होता तो मैं लिखता यहाँ पे स्मॉल डी एएमपी, स्मॉल डी एडीपी और स्मॉल डी एटीपी। आई बात समझ? जब मैं स्मॉल डी नहीं लिख रहा तो अल्टीमेट बात है कि मैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं। अगर कार्बन नंबर 5 पर मैंने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाया तो मैंने उसे कहा कि ये एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट है। जब मैंने 2 लगा दिए तो मैंने लिखा एडिनोसिन 5 डाइफॉस्फेट, और जब 3 लगा दिए तो एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, ये तीनों मोनो न्यूक्लियोटाइड है। वजह? क्योंकि देखो पेंटोज शुगर एक है, नाइट्रोजनस बेस एक है, फॉस्फेट ग्रुप बढ़ रहे हैं। जब तक इस जैसा मेरे पास और स्ट्रक्चर नहीं आएगा मैं इसको कभी डाइन्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकता, मैं इसे कभी डाइन्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकता। तो ये जो एटीपी का स्ट्रक्चर है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक में दिया हुआ है। उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे पेंटोज शुगर है, उस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये जो हमारे पास बना हुआ है ये नाइट्रोजनस बेस है।
क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अच्छा, इस नाइट्रोजनस बेस को ड्रॉ करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे आप इसको ड्रॉ करोगे, पहले आप एक 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर बना लो, फिर उसके साथ आप एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर ऐसे रेस करके नीचे बनाता हूं। देखो, पहले हमने एक 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर बनाया, फिर 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 6 कार्बन कंटेनिंग और फिर 5 कार्बन कंटेनिंग। पहले एक 6 कॉर्नर रिंग, फिर 5 कॉर्नर रिंग। देखो, इस रिंग के अगर मैं कॉर्नर काउंट करूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसके देखूं तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां पे नाइट्रोजन कार्बन लगाने का तरीका, ये हमारे पास से इधर से स्टार्ट करें, ये N, ये C, ये N। कार्बन भले ना भी लगाओ, उसका मतलब होता है जिस कॉर्नर को आप छोड़ दोगे वहां पे कार्बन है। ये C, ये C, ये C। देखो, N C N C C C, उसके बाद यहां पे N, यहां पे C, यहां पे है N C N C C C। जहां पे कार्बन नहीं लगाओगे उसका मतलब अल्टीमेट है कि यहां पे कार्बन है। इसके बाद है ये N C N। देखो, यहां पे भी ऐसे है, ये N है, इन्होंने कार्बन की जगह छोड़ दी, यहां पे नाइट्रोजन लगाया, ये कार्बन की जगह छोड़ दी, ये कार्बन की जगह छोड़ दी, यहां पे कार्बन की जगह छोड़ दी, उसके बाद नाइट्रोजन लगाया, फिर C लगाया, फिर N लगाया। क्लियर है? तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अच्छा, अब मैं यहां पे डबल बॉन्ड लगाना शुरू करता हूं। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, बल्कि यहां से स्टार्ट करें, जहां से NCN लगाना शुरू किया हमने। यहां पे C, यहां पे N, यहां पे C। देखो, यहां से लगाना शुरू किया, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये नाइट्रोजन का नंबर है 7, ये 8, ये 9। यहां पे अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊं तो पहला डबल बॉन्ड दूसरे तीसरे के दरमियान लगाऊंगा, दूसरा मैं लगाऊंगा चौथे पांचवें के दरमियान, एक एक को छोड़ के, और तीसरा मैं लगाऊंगा पहले छठे के दरमियान। देखो, एक डबल बॉन्ड मैंने दूसरे तीसरे कार्बन के दरमियान, दूसरी और तीसरी पोजीशन के दरमियान लगाया, दूसरा डबल बॉन्ड लगाया मैंने चौथी और पांचवी पोजीशन के दरमियान, और तीसरा डबल बॉन्ड मैंने लगाया छठी और पहली के दरमियान। इसके बाद जो आपने लगाना है ना, वो लगाएं आप 7वीं 8वीं के दरमियान, 7वें और 8वें पोजीशन के दरमियान आप डबल बॉन्ड लगा लें। उसके बाद आप ना बड़े ग्रुप लगा लें। देखो, बड़ा ग्रुप एक ही लगा हुआ है और छठी पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप। अब बहुत आसान है बाकी हाइड्रोजन लगाना। देखो, इस नाइट्रोजन को मैं देखूं तो इसके राइट साइड पे 2 डबल बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, 3 पूरे हैं, इसके साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकता। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हमने बॉन्ड पूरे करने हैं। ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड नीचे हैं, एक ऊपर है, एक कम है। मैं यहां पे कार्बन नंबर 2 पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दूंगा। मैं भी आपको वहां से दिखाता हूं कि वहां पे कैसे हाइड्रोजन लगे हुए। इसके अलावा अगर मैं कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 1 को देखता हूं, 2 डबल बॉन्ड उधर है, एक इधर है। अगर मैं पोजीशन नंबर 4 पे देखता हूं तो उसके जो बॉन्ड है वो एक इधर है, एक इधर है, एक आपको डबल बॉन्ड ऊपर नजर आ रहा है, पूरे। अगर आप पोजीशन नंबर 5 को देखते हैं, उसका एक बॉन्ड उधर है, 2 इधर है, एक इधर है, पूरे हैं, इधर भी पूरे हैं। अगर आप इधर देखोगे तो कार्बन नंबर 8 जो होगा उसके ऊपर कार्बन के आप देखो, एक बॉन्ड नीचे, 2 ऊपर है, एक कम है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन। तो 8th पोजीशन पर और 2nd पोजीशन के ऊपर हमने हाइड्रोजन लगा दिए, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वो शो नहीं कराए हुए, तो आप उधर लगा के आप इसका पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर वाज़े नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, वो उसको आपको प्रॉपर व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाएगा। तो आप अगर देखें कि ये एक एडिनिन का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि जो एडिनिन होती है ना, इसकी अटैचमेंट या नाइट्रोजनस बेस की अटैचमेंट पेंटोज शुगर के साथ, देखो यहाँ पे कार्बन होती है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये वाला जो लिंकेज है वो CN लिंकेज, लेकिन इस लिंकेज को हमने क्या नाम दिया था? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का हमने नाम दिया था।
क्लियर। तो एडिनिन यहाँ पे ये एक नाइट्रोजनस बेस जो बनाई है, ये एडिनिन है, वो हमने यहाँ पे अटैच करवा दी। जब देखो एडिनिन यहाँ पे अटैच हो गई है तो अब कार्बन नंबर 5 के ऊपर हमने फॉस्फेट ग्रुप लगाए, वो भी अगर यहाँ पे अटैच हो जाए तो आप कहोगे कि ये एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है और ये एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इस तरीके से हमारे पास एक एटीपी का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एटीपी का स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें, यहां पे दिया हुआ इन्होंने, additional phosphate groups can be added to the nucleoside 5 monophosphate to form the diphosphate and the triphosphate। इस तरीके से डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट बन जाते हैं। और एटीपी को हम कहते हैं कि इट इज द मेजर एनर्जी सोर्स फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। एटीपी क्या है? मेजर एनर्जी सोर्स है फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। एटीपी एनर्जी पैकेट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है सेल के अंदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ये वो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम, डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर याद रखें दो चीजें होंगी, एक फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा हमारे पास मौजूद होगी शुगर। क्या होगी? शुगर मौजूद होगी। शुगर और फॉस्फेट ये डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। शुगर और फॉस्फेट क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जो डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं इट इज हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हम कहते हैं? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो आपको शुगर और फॉस्फेट ये हमेशा डीएनए की आप कहते हो बैकबोन बनाती है, बैकबोन ऑफ डीएनए या आरएनए भी कह सकते हो। बैकबोन ऑफ डीएनए या आरएनए ये बनाती है। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इट इज हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता कैसे है ये अभी आपको दिखाया जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है उसे हम कहते हैं कि ये आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम दिखाएंगे कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। द न्यूक्लियोटाइड इन द न्यूक्लिक एसिड आर जॉइंड टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से ये कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द आरएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड, ये यहां तक। ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये नीचे से किसी और कलर से लेबल करता हूं। ये यहां से लेके ये ऐसे, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इन दो न्यूक्लियोटाइड का आपस में कनेक्शन हुआ है। देखो कैसे कनेक्शन हुआ है। इस न्यूक्लियोटाइड का ये 5 एंड और इस न्यूक्लियोटाइड का ये 3 एंड, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और कौन से बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं? अगर मैं इस बॉन्ड को यहां पे दिखाना चाहूं तो ये बॉन्ड ये वाला है। देखो ये इसका C क्या है? इसका C है, ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फेट, ये ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन। तो अगर मैं इसको यहां बनाना चाहूं तो सबसे पहले ऊपर कार्बन है, नीचे ऑक्सीजन, नीचे फॉस्फेट, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन। देखो ये जो लिंकेज बना ना, जिसमें ये POC और नीचे OC, इस लिंकेज को हम नाम देते हैं ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट करवा रहा होता है। क्या करवाता है? दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कनेक्ट करवा रहा होता है। ये मजीद आगे भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखाया हुआ है, तो मजीद आगे भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप RNA के प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ देखिए, लिखा हुआ ना, RNA A, C, G and U are linked by the 3,5 ester bond between the ribose and the phosphate group.
एग्जाम्पल ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसे बनता है, बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस। तो एक फंडामेंटल रूल है कि जो एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है इसने हमेशा थायामीन के साथ जुड़ना है, लेकिन कैसे, थ्रू द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्रू द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि गुआनिन ने हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ना है थ्रू द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, थ्रू द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि एडिनिन एक ऐसे नाइट्रोजनस बेस है जो हमेशा थायामीन के साथ पेयर करेगी, और थायामीन किसके साथ करेगी, एडिनिन के साथ थ्रू द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ थ्रू द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फंडामेंटल रूल है। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है ना, ये जो अंदर सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बेस पेयर दिखाए हुए हैं। देखो ये येलो से इन्होंने कहा एडिनिन है, ग्रीन से इन्होंने कहा थायामीन है, और गुआनिन रेड से है, साइटोसिन जो है वो इन्होंने डार्क येलो से शो करवाया। तो इनके दरमियान आपस में बॉन्डिंग है। तो जो डीएनए का ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, जो बैकबोन बना रहा है, ऐसे कर्ल कर रहा है, इसे आप कहते हो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जबकि ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहते हैं कि डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इट इज हेल्ड टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हेल्ड टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, while the secondary structure is held together via the hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये मेंटेन होता है। इस वजह से आप देखो इसे क्या कहा हुआ है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है, तो ये उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। लिखा हुआ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, मैं आपको ना एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के यहां पे दिखा देता हूं। मैंने आपको कहा कि एक आपके पास है पेंटोज शुगर, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, यहां पे ऑक्सीजन है, और ये कार्बन नंबर 5 है CH2OH। अगर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल अटैच करूं तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सल है, नीचे हाइड्रोजन, इधर ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल, इधर ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोक्सल है, और इधर नीचे हाइड्रोजन है। तो जो नाइट्रोजनस बेस की अटैचमेंट होती है वो आपने पढ़ रखा है कि यहां पे कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस लगती है, कोई से भी लगा दें नाइट्रोजनस बेस। लेकिन नाइट्रोजनस बेस जब लगती है तो यहां से हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव होता है और बेस में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो फिर हम जाके कहते हैं कि इनकी आपस में अटैचमेंट होती है और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी ये एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, वाटर रिमूव होता है। और ये कार्बन नंबर 5 जो होता है यहाँ पे आके फॉस्फेट ग्रुप लगता है। फॉस्फेट ग्रुप का मैंने आपको कहा कि ये ऐसे है, P डबल बॉन्ड O, इधर भी OH है, इधर भी OH है, और इधर भी OH है। फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोजन निकलेगा, CH2OH का हाइड्रोक्सल निकल जाएगा, और इस तरह से ये अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल निकाल दूं, ये हाइड्रोक्सल निकल गया, ऊपर हाइड्रोजन निकल गया, तो ये कुछ ऐसे अटैचमेंट हो जाती है। कैसे अटैचमेंट हो जाती है, इधर क्या था, OH था, यहां से हाइड्रोजन निकला तो बाकी ऑक्सीजन रह गया, इधर से आपने पढ़ा कि CH2 था, OH था, वो निकल गया, इन्होंने वाटर बना दिया, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। लिंकेज कौन सा होगा, देखो ऊपर P है, नीचे O है, नीचे कार्बन है। ये जो लिंकेज होता है ना, इसे हम नाम देते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। कौन सा होता है, फॉस्फोईस्टर लिंकेज। इसका मतलब है कि ये जो अब स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको एक फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा है, एक पेंटोज शुगर नजर आ रही है, और एक नाइट्रोजनस बेस नजर आ रही है। ये तीन चीजें। अगर इस जैसी नाइट्रोजनस बेस में एक और बना लूं, सॉरी, एक इस जैसा न्यूक्लियोटाइड हम एक और बना लें तो हमारे लिए आसानी हो सकती है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन,
कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपने पढ़ा CH2OH होता है और यहां पे आके अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये ऐसे फॉस्फेट है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोक्सल है, यहां पे हाइड्रोक्सल, ये नीचे हाइड्रोक्सल।